आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होनी है और 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। यूपी की 13 सीटों पर भी मतदान होगा। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है और प्रचार में सियासी दलों ने अपनी पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। चौथे चरण में किसका पलड़ा भारी रहेगा? सीएम योगी की धुआंधार रैलियां जारी है। कानपुर, उन्नाव और कन्नौज में सीएम योगी की जनसभा भी हुई है। और चलिए आपको बताते हैं कि किस राज्य में आखिर कितनी सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25, तेलंगाना की 17, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, पश्चिम बंगाल की 8, उत्तर प्रदेश की 13, प्रतिष्ठा 13 सीटें यहां पर हैं। इसके साथ ही जिन जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है वो आपको जरा बताते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से चुनावी मैदान में है, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो खीरी से चुनावी मैदान में है, पूर्व सीएम मधु कोड़ा सिंहभूम से चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर से चुनावी मैदान में, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से चुनावी मैदान में है, शरद पवार बीड़ से, तो वहीं अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से चुनावी मैदान में है। देखिए 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। चौथा चरण काफी अहम माना जा रहा है। यूपी की 13 सीटें हैं, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चौथे चरण का चुनाव भी अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। और चौथे चरण में आखिर किसका पलड़ा रहेगा भारी, ये तो चौथे चरण वाले दिन ही पता लगेगा। और देखिए 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है जो काफी अहम माना जा रहा है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही कानपुर से दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उन दोनों का जरा रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले आपके पास लालचंद में आना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 सीटें हैं जो जिन पर चुनाव होना है और इसके साथ ही दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस बार चौथे चरण में चुनावी मैदान में देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहेंगी, किस तरीके से चौथे चरण को देखा जा रहा है? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से 13 मई को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है, उसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए और चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए बीजेपी के, लगातार जो है उत्तर प्रदेश के हर जिले में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार धुआंधार करते हुए दिखाई दे। तो वहीं इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से इन 13 सीटों पर लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दे। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। 2019 की बात करें तो बीजेपी की इन 13 सीटों पर कब्जा रहा है। इस बार उनकी दांव साख पर लगी हुई है। तो वहीं देखने को मिला कि 12 साल बाद कन्नौज से डिंपल यादव के जो है कहा जाए चुनाव का हार का बदला लेने के लिए अखिलेश यादव मैदान में दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सीटों पर एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ जहां सुब्रत पाठक बीजेपी के प्रत्याशी हैं कन्नौज से, तो वहीं अखिलेश यादव मैदान में है। ऐसे में अखिलेश यादव जहां आज जनसभा रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज अंतिम दिन में भी जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि शाम 6 बजे जो है प्रचार आज थम जाएगा चौथे चरण को लेकर। ऐसे में सभी पार्टियों ने ही शुरू से ही जो है लगातार अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जो है धुआंधार प्रचार प्रसार किया। अगर हम बात करें जिन सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है, तो शाहजहांपुर की सीट है, इसके बाद लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई और मिश्रिक के साथ उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा के साथ कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच में इन सीटों पर जो है 13 सीटों पर मतदान होना है। 13 मई को सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। लेकिन जिस बार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ, या दूसरे चरण की बात करें या तीसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं 2019 की अपेक्षा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम जागरूकता रैलियां जो है निकाली गई। इसके बाद बीजेपी के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन है वो भी कहीं ना कहीं जनता के बीच धुआंधार प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी में जहां अजय मिश्रा टेनी जो है मैदान में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपना जो है उम्मीदवार वहां पर उतारा है। और बात करें लखीमपुर खीरी से, तो कहीं ना कहीं जो उत्कर्ष वर्मा है मधुर, उनको जो है टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है साख की
की दांव ये कहा जा सकता है कि जो अजय मिश्रा टेनी के लिए लगी हुई है, क्योंकि वहां पर भी जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जो है प्रचार प्रसार किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अजय मिश्रा टेनी जो है चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बसपा ने भी वहां पर जो है अंश कालरा को जो है मैदान में उतारा है। इसके साथ ही अगर उन्नाव की बात कर ले तो उन्नाव में एक तरफ जहां तीसरी बार साक्षी महाराज जो केंद्रीय मंत्री है, वो जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री है, वो जो है मैदान में है। इसके बाद ही देखने को मिला कि जो अन्नू टंडन है समाजवादी पार्टी से, वो मैदान में दिखाई दे रही है और बसपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। तो कहीं ना कहीं कन्नौज में भी एक बड़ी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। और आज अंतिम दिन भी देखने को मिला कि जहां कानपुर की बात कर ले, चाहे चाहे उन्नाव की बात कर ले, चाहे कन्नौज की बात करें, हर सीट पर कहीं ना कहीं जो है अंतिम समय में धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, साथ ही साथ बिल्कुल सही कहा आपने लालचंद, क्योंकि देखिए लगातार जो 13 सीटें हैं उन पर घमासान लगातार जारी है। ऐसे में जो प्रमुख सीटें हैं उन पर भी जो दिग्गज है उनकी साख जो है वो दांव पर लगी है। कानपुर से हमारे साथ दीपक सिंह जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास में आना चाहूंगी, कानपुर में किस तरीके का चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? से समाप्त हो जाएगा। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में कहीं न कहीं दोनों सीटें जो हैं बीजेपी अपने खाते में करना चाह रही है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या गृह मंत्री हो, या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, लगातार रोड शो जनसभा संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में आज अंतिम दिन प्रचार समाप्त होना है और इसको देखते हुए बाबूपुरवा में आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर बाद वो बाबूपुरवा पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जो प्रत्याशी हैं उनके रमेश अवस्थी, उनके समर्थन में जो है वोट मांगेंगे। इसके बाद वो बिहार जाएंगे। 5 सीटों पर बिहार की सीटें वहां भी हैं, वहां भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां भी जो है चुनाव प्रचार करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बात कर लें अगर 13 सीटों की, जिस तरीके से 13 सीटों में मतदान होना है 13 मई को चौथे चरण का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कई सीटें ऐसी हैं जो खसाक पर लगी हैं, क्योंकि देखा जाए अगर पिछले चुनाव के 2019 में तो 13 की 13 सीटों जो है बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि 13 सीटों में बीजेपी को कितने मिलती हैं और इंडिया गठबंधन को कितने जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कन्नौज की सीट जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बार जो है डिंपल यादव की जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान पे हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक सांसद भी रह चुके हैं वो, तो ये भी हैं। लेकिन कन्नौज की अगर बात की जाए तो जो समीकरण है चुनाव का मतदाताओं का, तो वो कहा जाता है कि यादव बाहुबली क्षेत्र है और वहां यादवों का वोट ज्यादा है। तो ये देखना होगा कि इस बार सीट अखिलेश यादव के पाले में आती है या फिर बीजेपी के खाते में जाती है। ऐसे अन्य जैसे खीरी की सीट है, वहां भी अजय मिश्रा टेनी को जो है उतारा गया है और इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो हर जिले में जो है बीजेपी के नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेता हो या केंद्र के नेता हो, हर जगह जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए जो है जी जान से लगे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने खाते में पाने का प्रयास कर रही है, जिस तरीके से 2019 में आई थी और 2024 में भी वो सीटें अपने खाते में करना चाह रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा चौथे चरण का मतदान होने के बाद किस तरीके से जो है जब 4 जून को मतदान खुलेंगे तो किसके खाते में कितने सीटें जाती हैं। जी बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने कि कानपुर में भी चुनावी माहौल पूरा देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार जो सीटें हैं उन पर पूरी तरीके से अपनी नजर बनाई हुई है कि सीटें वो किसी ना किसी तरीके से जीत जाएं। कानपुर की बात अगर करें, लखनऊ से हमारे साथ लालचंद जुड़े हुए हैं। लालचंद, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य माना जाता है देश की राजनीति में। अब ऐसे में अगर मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से मुद्दे इस बार चौथे चरण में देखते हुए सामने आ रहे हैं? क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए दीपिका, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है और सभी पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश पे रहती हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर दिल्ली जाना है तो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरना पड़ेगा। और यही वजह है कि हर एक चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव हुआ उसमें भी सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए दिखाई दिए। उसी तरीके से दूसरा और तीसरा चरण भी देखने को मिला। लेकिन अगर चौथे चरण की बात
बात करें तो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास ये 13 सीटें जो है बीजेपी के खाते में थी। इन 13 सीटों को जीतने के लिए जो है बीजेपी ने जी तोड़ यहाँ पर मेहनत की है। एक तरफ जहां विपक्ष पर सवाल उठाया है तो वहीं मोदी की गारंटी और योगी के कामों को कहीं ना कहीं जनता के बीच गिनाते हुए दिखाई दिए। लेकिन हाँ, विपक्ष की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, एक तरफ जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव कन्नौज में एक साथ जो है रोड शो करते हुए दिखाई दिए, जनता को संबोधित किया, तो वहीं उन्होंने जो है विपक्षी नेता होने का नाते कहीं ना कहीं तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए दिखाई दिए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, इसके साथ ही चाहे महिला सुरक्षा की बात की जाए, चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं विपक्ष उठाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, विपक्ष का काम ही है जो है पुराने मुद्दे को उठाना या यह कहा जाए कि सरकार के खिलाफ बोलना, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच गई है और लगातार धुआंधार सभी 13 सीटों पर करते हुए दिखाई दिए हैं और अपने बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार किया है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव 12 साल बाद कहीं ना कहीं अपनी पत्नी का जो है बदला लेने के लिए, क्योंकि वो हार गई थी सुब्रत पाठक से, तो जाहिर सी बात है मैदान में है। लेकिन कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक भी अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे, तमाम तरीके की बातें होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के तमाम नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को वहां से हारा हुआ मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि कौन किस सीट पर जीत रहा है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि तीसरे चरण के बाद सभी पार्टियां धुआंधार अब प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कहा जाए उत्तर प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र है और इसके साथ ही पूर्वांचल का क्षेत्र सीटें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 7 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन इस बार जो 13 मई को 13 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 130 प्रत्याशी मैदान में है और आज शाम 6 बजे जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी ने अपनी ताकत झोंकी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्नौज पहुंचे, उन्होंने जो है वहां पर जनसभा की, जनसभा को संबोधित भी किया, तो वहीं अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं मेगा रोड शो वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी सीट को बचाने के लिए। कई ऐसे मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मुद्दे हैं वो कारगर साबित होते हैं कि नहीं होते। तो चलिए, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आदरणीय और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के रण की लगातार। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जो चौथे चरण को देखते हुए अहम मानी जा रही है। और हमारे साथ इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शाहजहांपुर से हमारे साथ अरविंद त्रिपाठी और इसके साथ ही उन्नाव से योगेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन दोनों का रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले शाहजहांपुर की तरफ में आना चाहूंगे। अरविंद, आपकी बात करें तो चुनावी माहौल क्या कुछ देखने को मिल रहा है शाहजहांपुर में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होना है। उसमें शाहजहांपुर भी आता है और शाहजहांपुर लोकसभा सीट अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। ये सुरक्षित सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो मौजूदा सांसद हैं अरुण कुमार सागर, उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले जो प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया था राजेश कश्यप, जो कि नोएडा के रहने वाले थे, उनका ऐन वक्त पर उन्हें बदल दिया गया और यहाँ पर सपा इंडी गठबंधन ने ज्योत्सना कश्यप को मैदान में उतारा है। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ दोदराम वर्मा को टिकट देकर के अपना दाव लगाया है। देखने वाली बात यह है कि मुद्दे अहम हैं। शाहजहांपुर लोकसभा सीट के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सपा जो विपक्ष है वो लगातार यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं उनको उठा रहा है। जैसे यहाँ पर जो एक आवारा छुट्टा पशुओं का एक बहुत अहम मुद्दा है उसको उठाया जा रहा है। एक कोलाघाट पुल का अहम मुद्दा है उसको उठाया जा रहा है। लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर चोट की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो भाजपा है, भाजपा ने जो अपना दाव लगाया है मौजूदा सांसद पर, उसने कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हुए हैं शाहजहांपुर में, उन विकास कार्यों को देखते हुए अपने प्रत्याशी पर दाव लगाया है। और यहाँ के जो 3 मंत्री हैं, कहा जाए तो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना है, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, और यहाँ पर जो
मंत्री हैं, वो सारे मंत्री एक हिसाब से देखा पूरा कुनबा बीजेपी के लिए जोर आजमाइश में लगा हुआ है। किसी भी तरीके से ये सीट उनके हाथ से ना जाने पाई, इसके लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की भी रैली हो चुकी है, उसके साथ साथ में 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शाहजहां उड़ा चुके हैं। उप मुख्यमंत्रियों का भी यहाँ दौरा हो चुका है। अखिलेश यादव ने भी यहाँ आकर के और अपने प्रत्याशी के पक्ष में हवा बनाने का पूरा प्रयास किया है। जी। तो चलिए, साथ ही साथ हमारे साथ योगेंद्र मिश्रा भी जुड़े हुए हैं उन्नाव से, उनका रुख कर लेंगे, क्योंकि देखिए योगेंद्र, चौथे चरण में उन्नाव की सीट काफी अहम मानी जा रही है। हॉट सीटों में से एक ये सीट उन्नाव की है। वहां पर क्या कुछ चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? चौथे चरण में उन्नाव की सीट भी आती है। प्रत्येक, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, भाजपा हो या बसपा हो, तीनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रखी है। आपको बता दें कि पिछले 2 बार से यहाँ पर भाजपा के जो सांसद साक्षी महाराज हैं, लगातार जीतते आए हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतते आए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से अपने कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से वो इस बार साक्षी महाराज की हैट्रिक होने से यहाँ पर रोकना चाहता है। बात करें बसपा की, तो बसपा से इस बार अशोक पांडे को मायावती ने यहाँ उन्नाव से उतारा है, ब्राह्मण कांड खेला है। तो आपको बता दें, ये आज उन्नाव में योगी आदित्यनाथ की एक रैली भी है, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो भाजपा ने पूरी तरीके से यहाँ उन्नाव में अपनी ताकत झोंक रखी है। भाजपा का पूरा प्रयास है कि इस बार साक्षी महाराज को पिछले जो रिकॉर्ड मत थे उससे भी ज्यादा मतों से यहाँ पे जिताया जाए। भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 6 विधानसभा है। इन 6 विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं जो अच्छे मतों से जीत चुके हैं। कुछ मुद्दे हैं जिन्हें जो इंडिया गठबंधन है, जिसकी प्रत्याशी सपा से अन्नू टंडन है, ये पहले पूर्व कांग्रेस की सांसद यहाँ से रह चुकी हैं। कुछ मुद्दे हैं जो लेकर वो पब्लिक के बीच, जनता के बीच में गई हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ मार्ग हैं, मुख्य मार्ग हैं जो एक दूसरे तहसीलों को जोड़ते हैं, बेहद खराब स्थिति उनकी है। एक शुक्लागंज में गंगा जी का पुल है जहाँ आए दिन जाम लगता है, सिर्फ एक पुल है, वहाँ की स्थिति ऐसी है कि जाम से जनता त्रस्त है। इसको भुनाने का काम, वो जो छोटी छोटी और भी अन्य समस्याएं हैं, जो इसको भुनाने का काम सपा पूरी तरीके से पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। इंडिया गठबंधन उसको भुनाने का कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं बसपा की, तो बसपा ने एक बार फिर से यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी पर विश्वास जताया है। यहाँ जो अशोक पांडे जी यहाँ पर जिनको मैदान में उतारा है, ब्राह्मण प्रत्याशी पूरी तरह से यहाँ पर अपने प्रचार में लगे हुए हैं और जो डबल इंजन की सरकार है उसकी कमियों को जनता के बीच लाकर रख रहे हैं जी। अभी अचानक एक जो नया मोड़ बसपा में आया कि मायावती ने अचानक से जो उनके मायावती के उत्तराधिकारी थे, उनसे उनके सारे अधिकार छीन लिए। तो कहीं ना कहीं जनता में थोड़ा सा इस कंफ्यूजन का भी एक मामला है इस तरह का। बाकी आपको बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव, डिम्पल यादव दोनों ने अपनी अपनी रैलियां की हैं और इस हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार ये दूसरी रैली है। तो हर दल बिल्कुल योगेंद्र, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए लगातार अगर बात करें, सपा और कांग्रेस भी लगातार रैलियां करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करती हुई नजर आ रही है चौथे चरण को देखते हुए। लालचंद, आपके पास वापस लौटना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लालचंद, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाजपा लगातार 400 पार का नारा पूरे देती हुई नजर आ रही है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 उसमें भाजपा मतलब एनडीए 400 पार जरूर करेगी। इसके अलावा विपक्ष के सामने क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चुनौतियां हैं जिनका सामना विपक्ष को करना पड़ सकता है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार पूरे देश में 400 पार का नारा दिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 के लक्ष्य को कहीं ना कहीं पार करना चाहती है। इसी की वजह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत उत्तर प्रदेश के अंदर लगा दी है। हर एक चरण में, हर एक जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे। जिस तरीके से अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में कहीं ना कहीं पहुंचकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं। इसके साथ ही चाहे जेपी नड्डा जी की बात की जाए, चाहे अमित शाह जी की बात की
की जाए, चाहे राजनाथ सिंह की बात की जाए, ये सभी लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार जो है धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जहां जाकर हर एक प्रत्याशी के समर्थन में जहां प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके मंत्री भी पीछे नहीं है। चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात की जाए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, इसके साथ ही चाहे जितिन प्रसाद की बात की जाए, सारे मंत्री कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो मोदी की गारंटी है उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और जो उनका संकल्प पत्र है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आए हैं, एक इतिहास रचा और उन्हें एक भारी बहुमत से जीत मिली। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने वो काम किया, चाहे माफियाओं को जेल भेजने का काम हो, चाहे जमीनों पे अवैध कब्जे को हटाने का काम हो, इसके साथ ही चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए। आप देखिए 2017 के पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गुंडा राज हुआ करता था, कई दंगे हो चुके थे, लेकिन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में आज भी एक भी दंगा नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखिए बड़ी संख्या में मस्जिदों से मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे गए और उनकी आवाजें धीमी की गई, लेकिन कोई भी दंगा नहीं हुआ। इसके साथ ही आप देखिए जो सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती थी, खुले में नमाज पढ़ी जाती थी, आज देखिए मंदिर या मंदिर के अंदर पूजा हो रही है, मस्जिद के बाहर कहीं नमाज नहीं पढ़ा जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के बीच जा रही है। चाहे मोदी की गारंटी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना की बात की जाए, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती हुई दिखाई दे रहे। यही वजह है कि चौथे चरण में जिस तरीके से धुआंधार प्रचार हुआ है, उन प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं ये भी एक चीज रही है कि 2019 बिल्कुल आचरण सही कहा आपने, क्योंकि देखिए स्टार प्रचारकों की तो अहम भूमिका मानी जा ही सकती है, क्योंकि लगातार स्टार प्रचारक जो है वो चुनावी मैदान में पहुंच रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित करते हुए भी नजर आ रही हैं। कानपुर से हमारे साथ दीपक सिंह जुड़े हुए हैं, आपके पास आना चाहूंगी दीपक, क्योंकि देखिए चाहे बीजेपी की बात हो या फिर जो विपक्षी पार्टी है उनकी बात हो, सभी अपने अपने स्तर पर जनसभाएं कर रही हैं, चुनावी प्रचार प्रसार करने में जुटी हैं। कानपुर में जो अब तक जनसभाएं हुई हैं या चुनावी प्रचार प्रसार हुआ है, उनका कितना असर चौथे चरण में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से कानपुर में जो है लगातार जी तरीके से प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कि जब मतगणना कहीं ना कहीं बीजेपी दिखाई देगा, जिस तरीके से मोदी जी दीपक तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। शाहजहांपुर से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। शाहजहांपुर में क्या कुछ प्रमुख मुद्दे देखे जा सकते हैं चौथे चरण को देखते हुए? लोकल मुद्दे हैं वो तो है ही है, और लोकल मुद्दों को भी जो यहाँ पर सपा इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं ज्योत्सना कश्यप जी यहाँ पर लोकल मुद्दों पर लगातार प्रहार कर रही है, लगातार जनता के बीच में जाकर के लोकल मुद्दों को उठा रही हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, उसके साथ साथ में यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, और यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं आवारा छुट्टा पशुओं का मुद्दा है, उसके साथ साथ में कोलाघाट के पुल का मुद्दा है, इनको विपक्ष लगातार उठा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ में जो यहाँ शाहजहांपुर में नगर निगम बनने के बाद में जो विकास कार्य करवाए गए हैं, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा एक कायाकल्प किया गया है शाहजहांपुर का, शाहजहांपुर को बदला गया है, तो उसको लेकर के जो एक विश्वास है उसको लेकर के भाजपा अपनी नीतियों और अपने संकल्प पत्र को लेकर के जनता के बीच जा रही है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के यूपी के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो यहाँ पर लगातार दो बार आ चुके हैं। यहाँ शहीद रोशन से रोशन जी हुए हैं, उनके गाँव में आकर के सवाल किए लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, और वो अपने जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, सरकार ने तो काम किए हैं, सरकार की जो नीतियां हैं। बिल्कुल अरविंद, सही कहा आपने, क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं। शाहजहांपुर की बात करें और उन मुद्दों को विपक्ष लगातार उठाता हुआ भी नजर आ रहा है। चलिए, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की और हमसे जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का रण लगातार जारी है। 3 चरणों के बाद अब सबकी नजर चौथे चरण पर है कि आखिर चौथे के चरण में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। और चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।